नमस्कार साथियों। आज जिस हेडिंग को लेकर के अपन डिस्कशन करेंगे, सामने बोर्ड पर वो मेंशन है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट्स का प्रोडक्शन, और गैमेट्स को एकदम सरल भाषा में बताया जाए तो उनके एग्जाम्पल हैं स्पर्म और ओवम। स्पर्म और ओवम गैमेट्स कहलाते हैं और उनके बनने के प्रोसेस को हम यहां आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर्पस क्या है, इन दोनों को अपन बनाएंगे, इन दोनों की स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसके बाद इन दोनों को फ्यूज करा के फर्टिलाइज करवाकर प्रेगनेंसी वाली कंडीशन तक अपन पहुंचेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। उन सभी एमसीक्यूज के एग्जैक्ट आंसर आपको लेक्चर के एंड में बताए जाएंगे। अभी आप उन्हें एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर लें, उनके ऑप्शंस को नोटबुक में नोट डाउन कर लें और आपको जो सही लगता है, जो आप गैस कर रहे हैं, उसे मार्क कर लें। लेक्चर एंड में अपन कोरिलेट करेंगे कि आपने जो गैस किया और पढ़ने के बाद जो आपको एक्यूरेट आंसर मिला, उनमें कितना डिफरेंस था। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेके आते हैं कुछ एमसीक्यूज को जो इंपॉर्टेंट वंस हैं। आइए देखें। फर्स्ट एमसीक्यू सामने बोर्ड पर है। क्वेश्चन बोल रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक सेल है जो डिवाइड होकर के दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। ये कौन से डिवीजन से बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने वाला प्रोसेस कौन से डिवीजन का रिजल्ट है, यह आपसे सवाल पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करके ऑप्शन नोट कर लें और गेस आंसर पे मार्क करें। नेक्स्ट वन, oogenesis जो प्रोसेस है उसमें एक स्पेसिफिक शब्द आता है अरेस्ट फेज। वो अरेस्ट फेज इस पूरे oogenesis में कब से कब तक होती है, उस टाइम ड्यूरेशन को यह सवाल पूछना चाहता है। oogenesis की अरेस्ट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या होता है? यहां ऑप्शंस में फर्टिलाइजेशन का परिणाम आपसे क्रोमोसोम के पैटर्न के बेस पे पूछना चाहता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म ओवम फ्यूज हो जाते हैं, तो बनने वाली सेल में क्रोमोसोम का पैटर्न क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी oocyte और ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी oocyte या ओवम उन बहुत सारे स्पर्म में से केवल एक को एंट्री अलाउ करता है। सिर्फ एक स्पर्म की एंट्री अलाउ करना यह oocyte की कौन सी लेयर का काम है, यह सवाल आपसे डिमांड कर रहा है कि oocyte की वो कौन सी परत है जो केवल एक स्पर्म को ही अपने अंदर अलाउ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल प्रोन्यूक्लियस एक टर्म है, अपने लेक्चर में आज आएगी कि मेल प्रोन्यूक्लियस किसे कहा जाता है। सवाल यह पूछ रहा है जो मेल प्रोन्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट वन, एक कंडीशन दे रहा है आपको कि यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन एक ऐसे स्पर्म द्वारा हुआ है जो स्पर्म अपने अंदर एक्स क्रोमोसोम को लेके आया है, तो बनने वाली सेल में बनने वाले बच्चे में क्रोमोसोम का पैटर्न क्या होगा यदि फीमेल का ओवम मेल के स्पर्म के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होता है, तो आने वाली संतान में क्रोमोसोम का पैटर्न क्या होगा। ऑप्शन सामने है, नोट कर लें और गैस वाले पे मार्क कर लें। नेक्स्ट वन, oogenesis वाला जो प्रोसेस है उसमें फीमेल की बॉडी में बहुत सारे oocyte देखने को मिलते हैं। यहां क्वेश्चन की डिमांड है कि उन oocytes के नंबर अलग अलग समय पे अलग अलग होते हैं। वो कौन सा समय है जब oocyte के नंबर मैक्सिमम होते हैं? एक फीमेल की पूरी लाइफ में उस समय को बताइए जिस समय उसके शरीर में oocyte की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट वन,
फाइनल स्टेप ऑफ oogenesis। oogenesis कई चरणों में, कई स्टेप में पूरा होता है। सवाल कह रहा है जो लास्ट स्टेप है oogenesis की, वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करता है। oogenesis का अंतिम चरण किस पे डिपेंड करता है, ये आपके पास एमसीक्यू सामने बोर्ड पे डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट वन, वापिस से oocyte आ गया। oocyte को बहुत सारी परतें कवर करती हैं, उनमें से एक ऐसी परत जो प्रोटीन की बनी है और जिसका प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्शन करना है, वो कौन सी है। oocyte को कवर करने वाली ऐसी परत का नाम बताइए जो खुद प्रोटीन की बनी है और उसका काम oocyte को सुरक्षा देना होता है। वो परत कौन सी है, इन चार में से एक है। आप नोट डाउन करके गेस मार्क कर लें। नेक्स्ट वन, पोलर बॉडी। ये भी आज के लेक्चर में अपने पास आएगा। पोलर बॉडी के नंबर होते हैं, तो यहां बता रही है कंडीशन कि यदि पोलर बॉडी की संख्या एक हो, हम देखेंगे लेक्चर में एक से ज्यादा भी होती है, यदि पोलर बॉडी की संख्या एक हो तो वो कौन सी कंडीशन को एक्सप्लेन कर रही है। सिंगल पोलर बॉडी कौन सी कंडीशन का रिजल्ट है, इन्हीं चार ऑप्शंस में से आपको गैस मार्क करना है। तो साथियों, ये कुछ अपने पास प्रैक्टिस सेशन के तौर पे 10 एमसीक्यू आज के गैमेटोजेनेसिस टॉपिक से रिलेट किए गए हैं। इन सभी का एग्जैक्ट आंसर एंड ऑफ द लेक्चर आपको दिया जाएगा। फिलहाल आ जाते हैं अपन वापस से अपने आज के लेक्चर की मेन हेडिंग पे, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। जैसा आपको मैंने बताया, गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट्स का प्रोडक्शन। गैमेट्स के उदाहरण सरल भाषा में होते हैं स्पर्म और ओवम, और उन्हीं दोनों को बनाने वाले प्रोसेस का नाम गैमेटोजेनेसिस है। इससे पहले कि इस लेक्चर के अंदर आगे बढ़ा जाए, यहां पे थोड़ी सी जानकारी लेंगे अपन सेल डिवीजन के बारे में। जी हां, सेल डिवीजन आज का टॉपिक नहीं है मेरा, पर सेल डिवीजन के बारे में दो चार लाइनें अपन यहां पे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उसी सेल डिवीजन को बेस बना करके गैमेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सेल डिवीजन का नाम जब भी आता है, आपने बचपन में सुना होगा छोटे स्कूल वाली क्लासेस के अंदर, तो आइडियली दो सेल डिवीजन अपन नाम सुनते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। ऐसे दो सेल डिवीजन के नाम हम लोग सुनते हैं। अब उन्हीं के अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा, डायग्राम की मदद लेकर के एक्सप्लेन कर लेते हैं। आइए देखें। सामने बोर्ड पे कंडीशन है माइटोसिस और मियोसिस। यहां जिस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आप सिर्फ उसी पॉइंट को सुने। यहां यह कहा जाता है जो अपने पास माइटोसिस है, वहां देखें ये एक सेल है, डिवाइड होकर के दो सेल बना रही है। माइटोसिस डिवीजन जब भी एक सेल में होता है तो एक से दो कोशिकाएं बनती है, पहली बात तो यह पता होना। सेकंड वन, ये नाम लिखा हुआ है मियोसिस। यहां अटेंशन दें, जब एक सेल में मियोसिस होता है तो लास्ट में बनने वाले सेल के नंबर होते हैं टोटल 4, जबकि माइटोसिस के अंदर बनने वाली सेल के नंबर थे टोटल 2। एक बार जब एक कोशिका में माइटोसिस होता है तो बनने वाली कोशिकाओं की संख्या होती है 2। बात नंबर 2, एक बार जब एक सेल में मियोसिस होता है तो बनने वाली सेल के नंबर होते हैं 4। यहां पे गौर करेंगे, ये जो मियोसिस है ये अपने आप में 2 स्टेप में पूरा हो रहा है। ये कहलाती है फर्स्ट स्टेप, जिसे बोलते हैं अपन मियोसिस फर्स्ट, और ये अपने पास कहलाएगी सेकंड स्टेप, जिसे बोलते हैं मियोसिस सेकंड। तो अगली लाइन, माइटोसिस एक स्टेप में ही पूरा होता है, जबकि मियोसिस 2 स्टेप में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। एक बार में पूरा होने वाला माइटोसिस, 2 बार में पूरा होने वाला मियोसिस।
ये दूसरी लाइन थी। और अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में। इन सेल के अंदर अब क्रोमोसोम देखिए, क्रोमोसोम पैटर्न को देखेंगे तो सामने पता चलेगा। यहां देखें क्रोमोसोम सारे के सारे पेयर हैं। एग्जाम्पल के लिए नंबर उनके 4 बता रखे हैं, ये 1 2 3 4। और जो बनने वाली सेल हैं उनके अंदर भी क्रोमोसोम 1 2 3 4 सेम है। तो जैसे क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे वैसे ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में हो तो वो कहलाता है समसूत्री माइटोसिस, एक समान गुणसूत्र। जबकि मियोसिस में देखेंगे यहां पे वही सेल, उस सेल में वही क्रोमोसोम 1 2 3 4, लेकिन गौर फरमाइएगा लास्ट में जो 4 सेल बनी हैं उन 4 में क्रोमोसोम यहां पे हाफ रह गए हैं, आधे हो गए हैं। पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम 4 हैं पर डॉटर सेल में इस प्रकार आधे रह गए हैं। आधा हो जाना अर्धसूत्री। यहां क्रोमोसोम सेम है तो समसूत्री, यहां क्रोमोसोम हाफ हो गए तो अर्धसूत्री। तो सेल डिवीजन के हल्के से रिवीजन में 3 स्टेटमेंट अभी तक मैंने आपको बताए हैं जो एक सामान्य जानकारी के तौर पे हम सभी को पता होने चाहिए। नंबर 1, पहला स्टेटमेंट, जब एक माइटोसिस पूरा होता है तो एक सेल से 2 कोशिकाएं बनती है, और जब मियोसिस पूरा होता है तो एक सेल से 4 कोशिकाएं बनती है। दूसरा स्टेटमेंट, माइटोसिस जो होता है एक स्टेप में ही पूरा हो जाता है, जबकि मियोसिस 2 स्टेप में पूरा होता है। नाम देते हैं मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तीसरा स्टेटमेंट, माइटोसिस में बनने वाली कोशिकाओं में क्रोमोसोम सेम होते हैं, समान होते हैं, जबकि मियोसिस में बनने वाली सेल के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो ये कुछ जानकारी 3 स्टेटमेंट के जरिए माइटोसिस और मियोसिस में। एक इंफॉर्मेशन और देता हूं मैं आपको, वो ये यहां पे ये बताया जाता है कि आप इधर देखें कि वास्तव में जो क्रोमोसोम हाफ हुए या कहें पेयर से अनपेयर हुए तो वो मियोसिस फर्स्ट में होते हैं या मियोसिस सेकंड में। तो बोर्ड पर देख लीजिएगा, यहां इस सेल के अंदर 4 दिखाई दे रहे हैं और मियोसिस फर्स्ट के बाद ही नंबर उनके कितने हो गए हैं, 2-2 हो गए हैं। पेरेंट सेल के अंदर हमारे पास 4 नंबर थे और मियोसिस फर्स्ट के बाद ही कितने हो गए, 2-2। जबकि मियोसिस सेकंड के बाद आप गौर करेंगे जितने क्रोमोसोम यहां पर हैं उतने ही क्रोमोसोम यहां हैं। तो आपसे पूछेगा मियोसिस में एक्चुअल में क्रोमोसोम हाफ कब होते हैं, मियोसिस फर्स्ट में या सेकंड में? तो आंसर देना है आपको मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में ही गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, दूसरे चरण में क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। बनने वाली कुल कोशिकाओं की संख्या 4 होती है। तो यह जानकारी देने के बाद अब आपको मैं बताऊंगा क्यों हम इस सेल डिवीजन वाले टॉपिक को गैमेटोजेनेसिस लेक्चर में ऐड कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं, बड़े गौर से सुनिएगा सभी जने, कि इंसान के पूरे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की, पूरी ह्यूमन बॉडी में सिर से लेके पैर तक जो डिवीजन चलता है वो होता है माइटोसिस, समसूत्री। पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी का मतलब है आंख में, नाक में, कान में, गले में, पेट में, छाती में, हाथ में, पैर में, सिर के बाल में, पैर के नाखून में, पूरे शरीर में जो अनंत प्रकार की करोड़ों कोशिकाएं हैं, सब में चलने वाला डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस। और जब आपको केवल गैमेट बनाने हो, स्पर्म ओवम बनाने हो, जो बनते हैं टेस्टिस ओवेरी में, तब हमारे पास डिवीजन कौन सा चलता है, मियोसिस। तो पूरे शरीर के अंदर नॉर्मली होने वाला डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस। केवल और केवल गैमेट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। और क्योंकि हम आज के लेक्चर में पूरी बॉडी की बात करने वाले हैं या गैमेट की बात करने वाले हैं,
तो आपको बताया गया टॉपिक का नाम गैमेट को बनाना है, तो गैमेट को बनाना है तो डिवीजन माइटोसिस को पढ़ना है या मियोसिस वाला याद रखना है? मियोसिस वाला याद रखना है। मियोसिस वाले में क्या याद रखना है कि बनने वाली कुल कोशिकाओं की संख्या 2 होगी या 4 होगी? 4 होगी। उनमें क्रोमोसोम सेम होंगे या हाफ होंगे? हाफ होंगे। वो हाफ क्रोमोसोम पहले स्टेप में पूरे हो जाएंगे या दूसरी के अंदर पहले स्टेप में हो जाएंगे? तो ये चीज जानते हुए हमें गैमेटोजेनेसिस की स्टडी करनी है कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट बनाना, और गैमेट बनाने के लिए शरीर में जो डिवीजन चलता है वो मियोसिस होता है। नॉर्मली इंसान के पूरे शरीर के अंदर चलने वाला डिवीजन माइटोसिस होता है, जबकि केवल और केवल गैमेट बनाने के लिए चलने वाला डिवीजन मियोसिस होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है, बताइए लंग्स के अंदर एल्वेओलाई कोशिका है, बताइए एल्वेओलाई में डिवीजन कौन सा चल रहा है? तो आप जानते हैं एल्वेओलाई बॉडी की सेल है, बोलेंगे माइटोसिस। आपसे बोलेगा जीआईटी का ऑर्गन लीवर है, लीवर की सेल हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट में कौन सा डिवीजन चलेगा? आप आंसर देंगे माइटोसिस। आपको बोलेगा ब्रेन के अंदर कई प्रकार की सेल है, न्यूरोग्लिया हैं, उनमें कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। तो शरीर का कोई भी नाम ले ले, माइटोसिस। पर यही एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं, ओवेरी में ओवम बन रहे हैं, बताइए कौन सा डिवीजन? तो जवाब क्या देना है? मियोसिस। तो आप परिभाषा दे सकते हैं कि गैमेट रिजल्ट फ्रॉम मियोटिक डिवीजन। गैमेट्स का निर्माण मियोसिस विभाजन के द्वारा होता है। अब यहीं पर क्रोमोसोम के पैटर्न को जो अपन देख रहे हैं, क्रोमोसोम का सेम रहना और क्रोमोसोम का हाफ हो जाना, उस लैंग्वेज को बोलते हैं अपन डिप्लॉइड और हैप्लॉइड के नाम से। जी हां, डिप्लॉइड हैप्लॉइड के नाम से बोलते हैं, और डिप्लॉइड हैप्लॉइड को ही अपन पेयर अनपेयर कह सकते हैं। नॉर्मल सेल जो भी होती है वो हमेशा होती है डिप्लॉइड। नॉर्मल सेल जो भी होती है वो होती है डिप्लॉइड। ये नॉर्मल सेल है तो ये भी डिप्लॉइड है, ये नॉर्मल सेल है ये भी डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब पेयर, द्विगुणसूत्रीय। जबकि अब आगे देखते हैं, यदि क्रोमोसोम सेम रहे, हाफ नहीं हुए, तो वो सेल डिप्लॉइड ही रहेगी। लेकिन यदि क्रोमोसोम हाफ हो गए तो ये सारी की सारी सेल अब डिप्लॉइड नहीं रहेंगी, क्या कहलाएंगी? हैप्लॉइड कहलाएंगी, क्योंकि क्रोमोसोम कैसे हो गए? हाफ हो गए। नॉर्मल सेल में जैसे क्रोमोसोम होते हैं पेयर में, वैसे ही बच्चे वाली कोशिकाओं में पेयर में मिले तो वो कोशिकाएं कहलाती हैं डिप्लॉइड। नॉर्मल सेल में जितने क्रोमोसोम से उनके हाफ या अनपेयर क्रोमोसोम मिले तो वो कोशिकाएं कैसी कहलाएगी? हैप्लॉइड। तो माइटोसिस से आपको कैसी सेल मिलती है? डिप्लॉइड। मियोसिस से आपको कैसी सेल मिलती है? हैप्लॉइड। तो हमारे पास फिर एक बात और आ गई कि गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो आप जवाब दे सकते हैं कि भैया गैमेट में मियोसिस हुआ है, तो मियोसिस हुआ है तो सेल कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। इन्हीं नाम को बोलते हैं पेयर और अनपेयर। आप डिप्लॉइड को बोलेंगे पेयर और हैप्लॉइड को बोलेंगे अनपेयर। डिप्लॉइड को बोलेंगे पेयर और हैप्लॉइड को बोलेंगे अनपेयर। तो ये सामने आपके जो बोर्ड पे अवेलेबल है वो एक सेल डिवीजन का एग्जांपल है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि गैमेटोजेनेसिस पढ़ने के अंदर हमारे पास सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। क्या हेल्प कर रहा है तो देख लीजिए। अब बात करते हैं सिर्फ गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है क्या बनाना है? गैमेट बनाना है। गैमेट बनाना है तो डिवीजन कौन सा पढ़ना होगा? मियोसिस पढ़ना होगा। मियोसिस एक बार में पूरा होगा या 2 बार में पूरा होगा? 2 बार में पूरा होगा। मियोसिस के अंदर 2 कोशिकाएं बनेंगी या 4 कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी। उन सारी कोशिकाओं में क्रोमोसोम सेम होंगे या हाफ हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। ये हाफ फर्स्ट स्टेप में होंगे या सेकंड में होंगे? फर्स्ट स्टेप के अंदर हाफ हो जाएंगे। और बनने वाली सारी सेल हैप्लॉइड होंगी या डिप्लॉइड होंगी? हैप्लॉइड होंगी। तो इन सारी पढ़ाई के आधार पे आप लाइन बोल सकते हैं, गैमेट आर डिफाइंड एज हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन रिजल्ट फ्रॉम मियोसिस। गैमेट्स आर डिफाइंड एज हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन रिजल्ट फ्रॉम मियोसिस। गैमेट मानव शरीर के अंदर मिलने वाली एक गुणसूत्रीय संरचना है जिसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। यह पढ़ाई करने के बाद आइए चलते हैं अपन गैमेटोजेनेसिस को डील करने।
गैमेटोजेनेसिस हेडिंग मेंशन कर देता हूं। गैमेटोजेनेसिस के अंदर आपको सेल डिवीजन की मदद लेकर के अभी मैंने क्या बताया कि गैमेट का मतलब क्या है कि आपको शरीर के अंदर क्या बनाने हैं, दो स्ट्रक्चर बनानी है। एक का नाम क्या होगा, स्पर्म होगा, और दूसरी का नाम क्या होगा, ओवम होगा। ये जो दोनों कोशिकाएं होंगी, अभी तक की पढ़ाई के आधार पे आप मुझे बताइए ये दोनों सेल कैसी होंगी, पेयर या अनपेयर होंगी? ये दोनों की दोनों अनपेयर होंगी। इसके अलावा ये दोनों कोशिकाएं कौन से डिवीजन का परिणाम होंगी, डिवीजन कौन सा होगा, वहां पे मियोसिस होगा। ये लाइन लिख करके अपन गैमेटोजेनेसिस को डिफाइन कर पाए हैं कि गैमेटोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम डिफाइन एज अनपेयर सेल रिजल्ट फ्रॉम मियोसिस। अब देखते हैं इन दोनों के फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होती है। बड़े ध्यान से वन बाय वन उन्हें सुनना शुरू करें। तो यहां भी मैं एक और आपको परफॉर्मा बताऊंगा। उस परफॉर्मे को अच्छे से देखने पर हमारे दोनों लेक्चर, स्पर्म का प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का प्रोडक्शन oogenesis, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। क्या है वो परफॉर्मा, देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस को शुरू करने वाली सेल होती है जर्म सेल। जर्म सेल गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट करती है। यदि हमें स्पर्म बनाना है तो यह जर्म सेल टेस्टिस की है। यदि हमें ओवम बनाना है तो यह जर्म सेल ओवेरी की है। जर्म सेल, जर्म सेल के अंदर आगे मॉडिफिकेशन होकर के बनती है एक स्पेशल सेल। नाम बताएंगे आपको कि वो स्पेशल सेल कौन सी होती है। पहले पूरा परफॉर्मा देख लें। स्पेशल सेल के बाद हमें मिलेगी प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के आगे और पढ़ें तो प्राइमरी सेल से फिर हमें आगे मिलती है सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल के बाद अपन लास्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो नाम आ जाएगा मैच्योर सेल। ये चीज सामने क्या हो रही है, 5 मिनट के लिए आपको अटपटा लग सकता है कि सामने क्या चीज बनाई गई है, क्या डायग्राम ड्रॉ किया गया है। लेकिन इस डायग्राम को यदि आप एक्सप्लेनेशन में आसानी से कैच कर पाए तो पूरे टॉपिक का निचोड़ सामने बोर्ड पे लिख दिया गया है। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का जो पूरा निचोड़ है, जो पूरी समरी है, वो सामने इन लाइन सीक्वेंस में रख दी गई है। समझते हैं यहां पर क्या है, एक एक करके ध्यान से सुने। सामने देखिए बोर्ड पे नाम कितनों का आया, तो वो नाम हमारे पास टोटल 5 जनों का आया है। एक नाम किसका, जर्म सेल, दूसरा स्पेशल सेल, तीसरा प्राइमरी सेल, चौथा सेकेंडरी सेल, पांचवा मैच्योर सेल। सवाल नंबर 1, गैमेटोजेनेसिस में कितने नाम आएंगे, 5 नाम आएंगे। कौन कौन से, जर्म सेल, स्पेशल सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, मैच्योर सेल। अब आगे स्टेप कितनी है, गैमेटोजेनेसिस कितने स्टेप में पूरा होता है, तो कितने स्टेप में पूरा होता है उसको देखने के लिए आप गौर करें कितनी स्टेप हो रही है। ये अपने पास स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3 और ये स्टेप नंबर 4। 4 चरणों में पूरा होता है। गैमेटोजेनेसिस 4 चरण में पूरा हो जाता है। अब आगे बात करते हैं इन स्टेप में होने वाले डिवीजन की। तो सेल डिवीजन कौन सा रहा होगा, तो जैसा आपको मैंने बताया सेल डिवीजन वैसा यहां नोट करेंगे। हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, मतलब लास्ट में जो मैच्योर सेल बनेगी वो मैच्योर सेल 100% या तो हमारे पास स्पर्म होगा, मेल में होगी तो, या हमारे पास ओवम होगा, फीमेल में होगी तो। मैच्योर सेल का नाम, तो मैच्योर सेल का नाम या तो स्पर्म है या ओवम है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं।
तो मैच्योर सेल स्पर्म ओवम है, स्पर्म ओवम गैमेट है, गैमेट बनते हैं मियोसिस से। मियोसिस होता है 2 स्टेप में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो विदाउट एनी डाउट यू कैन गिव द आंसर कि यहां पे डिवीजन कौन सा हुआ होगा, आप बोलेंगे मियोसिस सेकेंड। और ये मियोसिस सेकेंड है तो इससे पहले कौन सा हुआ होगा, तो बड़ा आ जाएगा मियोसिस फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा, यहां मैं बताना चाहता हूं गैमेटोजेनेसिस की 4 स्टेप जो होती हैं उनमें सेल डिवीजन कौन सा होता है, कोशिका विभाजन कौन सा होता है। तो मान के चलिए हमारे पूरे शरीर के अंदर जैसा बताया गया माइटोसिस ही होता है, केवल और केवल जब स्पर्म बनाना हो या ओवम बनाना हो तो मियोसिस होता है। दिए गए परफॉर्मे के अंदर लास्ट में नाम कौन सी सेल का है, मैच्योर सेल का। मैच्योर सेल कौन होगी, या तो स्पर्म या ओवम। यदि वो स्पर्म और ओवम है तो मियोसिस हुआ होगा, और मियोसिस हुआ होगा तो 2 स्टेप में हुआ होगा। जस्ट पहले वाला कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड, और उससे ऊपर कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट। इसके अलावा कहीं भी कोई सेल डिवीजन है तो वो सेल डिवीजन कैसा होगा, माइटोसिस। यहां भी क्या लिख दें आप, माइटोसिस। तो यहां पे आने वाले सारे के सारे सेल डिवीजन को मैंने मार्क कर दिया है। पहली स्टेप में माइटोसिस, दूसरी स्टेप में माइटोसिस, तीसरी में मियोसिस फर्स्ट, चौथी में मियोसिस सेकंड। 4 स्टेप में काम हो गया। अब और आगे माइटोसिस मियोसिस के आधार पे अब हम बात करनी है हैप्लॉइड डिप्लॉइड की, पेयर अनपेयर की। उस पेयर अनपेयर को मेडिकल में सिंबल देते हैं N और 2N। यदि कोशिका डिप्लॉइड है, पेयर है तो 2N, हैप्लॉइड है अनपेयर है तो N। तो बात करें नॉर्मल सेल से स्टार्ट करी थी, तो नॉर्मल सेल हमारे पास कैसी होगी, 2N, मतलब पेयर। अब देखिए पेयर वाली कंडीशन में डिवीजन कौन सा हुआ है, माइटोसिस। और माइटोसिस हुआ है तो क्रोमोसोम सेम रहेंगे, सेम रहेंगे तो हमारी स्पेशल सेल भी कैसी होगी, 2N। अब वापस से इस स्पेशल सेल में कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस, फिर माइटोसिस हो गया तो अब की बार प्राइमरी सेल भी कैसी होगी, 2N। नेक्स्ट वन, अब इस प्राइमरी सेल में कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस फर्स्ट। और हम जानते हैं मियोसिस होते ही क्रोमोसोम पेयर से अनपेयर हो जाएंगे, और वो अनपेयरिंग वाला काम पहली बार में हो जाता है। तो हमारी जो सेकेंडरी सेल है ये कैसी होगी, N, और बनने वाली सारी मैच्योर सेल भी कैसी होगी, N। बस इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इस परफॉर्मे में आपके लिए नहीं है। बड़े ध्यान से इस परफॉर्मे को 2 मिनट के लिए सभी जने अटेंशन से देख लें। ये परफॉर्मा कितनी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बता करके जा रहा है। लाइनें बैक टू बैक बोल रहा हूं, जवाब सुनते रहना। लाइन नंबर 1, गैमेटोजेनेसिस में कितने नाम इन्वॉल्व होते हैं, 5। कौन कौन से, जर्म सेल, स्पेशल सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, मैच्योर सेल। लाइन नंबर 2, गैमेटोजेनेसिस कितने स्टेप में पूरा होता है, 4 स्टेप में। पहली स्टेप जर्म सेल से स्पेशल सेल बनना, दूसरी स्टेप स्पेशल सेल से प्राइमरी सेल बनना, तीसरी स्टेप प्राइमरी सेल से सेकेंडरी सेल बनना, चौथी स्टेप सेकेंडरी सेल से मैच्योर सेल बनना। आगे इन चारों स्टेप में डिवीजन कौन सा होता है, पहली स्टेप में माइटोसिस, दूसरी में माइटोसिस, तीसरी में मियोसिस फर्स्ट, चौथी में मियोसिस सेकंड। जब तक माइटोसिस चलता रहेगा क्रोमोसोम कैसे रहेंगे, 2N, पेयर डिप्लॉइड। जब तक माइटोसिस चलता रहेगा कोशिकाएं कैसी रहेंगी, 2N, पेयर डिप्लॉइड। जैसे ही मियोसिस आएगा तो सेल कैसी हो जाएंगी, N, अनपेयर हैप्लॉइड। अब बड़े ध्यान से दोस्तों इस चीज को आप फीमेल में और मेल में ऐड कर दें। यदि होगी फीमेल oogenesis, तो oogenesis में स्पेशल सेल का नाम होगा oogonia। डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी देखिए कैसे धड़ाधड़ सवालों के जवाब आएंगे। फीमेल में oogenesis पढ़ेंगे तो स्पेशल सेल होगी oogonia। मेल में पढ़ेंगे तो सेल होगी स्पर्मेटोगोनिया। आगे प्राइमरी सेल oogenesis में पढ़ेंगे तो नाम होगा प्राइमरी oocyte। स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे तो नाम होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसी प्रकार सेकेंडरी सेल, फीमेल में सेकेंडरी oocyte और मेल में
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेम मैच्योर सेल का नाम, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। उनको ध्यान देते हुए अब आने वाले कुछ सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 1, फीमेल की बॉडी में मिलने वाली प्राइमरी oocyte एन होती है या 2n? फीमेल की बॉडी में मिलने वाली प्राइमरी oocyte एन होती है या 2n? जितने सवाल पूछूं सबका आंसर परफॉर्मा में लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा n या 2n, तो परफॉर्मा याद होना चाहिए कि प्राइमरी सेल के आगे क्या लिखा हुआ है, 2n, क्योंकि वो कौन से डिवीजन से बनी थी, माइटोसिस। तो आंसर क्या होगा, 2n। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी सेल कौन से डिवीजन से बनती है? प्राइमरी oocyte कौन से डिवीजन से बनती है? जवाब क्या दे देंगे, माइटोसिस। अगला सवाल, प्राइमरी oocyte में कौन सा डिवीजन होने वाला है या होता है? तो कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट। ये एक एग्जांपल दिया है, दुनिया भर के सवालों की लाइन लगा देता हूं। सवाल नंबर अगला, मैच्योर सेल कौन से डिवीजन का रिजल्ट है? गैमेटोजेनेसिस में बनने वाली मैच्योर सेल कौन से डिवीजन का रिजल्ट है, मियोसिस सेकंड। फीमेल की बॉडी में बनने वाला ओवम कौन से डिवीजन का रिजल्ट है, मियोसिस सेकंड। मेल की बॉडी में बनने वाला स्पर्म कौन से डिवीजन का रिजल्ट है, मियोसिस सेकंड। अगला सवाल, मियोसिस सेकंड कौन सी सेल में होता है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सेकेंडरी में। मेल में है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फीमेल में है तो प्राइमरी oocyte। तो यहां अपने को गौर करना है, गैमेटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है, चाहे मेल में पढ़ो चाहे फीमेल में पढ़ो, दोनों में पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा यदि आपको सामने बताया गया ये कच्चा परफॉर्मा खोपड़े के अंदर परमानेंट फिट बैठ जाएगा। इस परफॉर्मे से हमें क्या शिक्षा लेनी है, हमें यह शिक्षा लेनी है कि पूरे गैमेटोजेनेसिस के अंदर 5 आदमी होते हैं, वो 4 स्टेप में काम पूरा करते हैं। 4 स्टेप में शुरुआत की 2 स्टेप में माइटोसिस चलता है, अंतिम की दोनों स्टेप में मियोसिस होता है, क्योंकि मियोसिस खुद 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। जब तक माइटोसिस चलता रहेगा क्रोमोसोम की संख्या 2n रहेगी, जैसे ही मियोसिस आ जाएगा क्रोमोसोम की संख्या n हो जाएगी, अनपेयर हो जाएगी। फिर बनने वाले बहुत सारे सवालों के जवाब धड़ाधड़ दे सकते हैं। अब इस कैटेगरी में बहुत सारे सवाल एक तरफ, और उस सवाल को सामने लेके आता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी परफॉर्मे के अंदर से एक ऐसा एमसीक्यू आपके सामने लेकर के आऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ एक क्वेश्चन, सवाल है मेरा, फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा हर महीने 14वें दिन निकलने वाली स्ट्रक्चर कौन से डिवीजन का रिजल्ट होती है? फीमेल की बॉडी में हर महीने की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन निकलने वाली सेल कौन से डिवीजन का रिजल्ट होती है? तो पिछली पढ़ाई को मदद की लीजिए यहां पे कि हर महीने 14वें दिन निकलता कौन है, सेकेंडरी oocyte। पढ़ा है अपन ने, सेकेंडरी oocyte है, मतलब वो परफॉर्मे के अकॉर्डिंग कौन सी सेल है, सेकेंडरी सेल है। और सेकेंडरी सेल है तो कौन से डिवीजन से बनी है, माइटोसिस से या मियोसिस से? मियोसिस से। और मियोसिस कौन सा, मियोसिस फर्स्ट। द आंसर विल बी मियोसिस फर्स्ट। ये एक एमसीक्यू आपको ऐसे बताया गया जो एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि हमारे पास फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन ओव्यूलेशन, निकलने वाली सेल सेकेंडरी oocyte इज द परफॉर्मे के अकॉर्डिंग सेकेंडरी सेल है, और सेकेंडरी सेल है तो 100% डिवीजन कौन सा हुआ था, मियोसिस फर्स्ट। चलिए इन सब की मदद लेकर के गैमेटोजेनेसिस को शुरू करके खत्म कर देते हैं। बिल्कुल शुरू करके खत्म कर देते हैं। 2 मिनट सुने क्या है आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर है गैमेटोजेनेसिस। क्या बनाने हैं, गैमेट बनाने हैं। गैमेट के उदाहरण क्या है, स्पर्म है और ओवम है। स्पर्म और ओवम कौन से डिवीजन से बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं। मियोसिस से बनते हैं तो ये सेल पेयर होगी या अनपेयर होगी, अनपेयर होगी। उसके बाद में पूरा परफॉर्मा सामने, गैमेटोजेनेसिस में कितने आदमी आएंगे, 5 आदमी आएंगे। कितने स्टेप होंगे, 4 स्टेप होंगे। शुरुआत के 2 स्टेप में माइटोसिस, अंतिम के 2 स्टेप में मियोसिस, ये डिवीजन होता है। अब 1 बाय 1 सेपरेटली डिस्कस करते हैं, अलग से पूरा oogenesis और अलग से पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। हेडिंग बोर्ड पे मेंशन कर देता हूं। हमारे पास oogenesis,
परफॉर्मे की मदद लेनी है और oogenesis को पूरा पढ़ना है। अब देखें, oogenesis एकदम सरल भाषा में इसको पढ़कर खत्म करना हो तो परफॉर्मा बोलेगा oogenesis में पहली स्टेप क्या होगी? जर्म सेल। कहां की? ओवेरी की। उसमें कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। क्या बनाएगी? स्पेशल सेल। नाम होगा ऊगोनिया। oogenesis है तो नाम होगा ऊगोनिया। ऊगोनिया से क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा? ओवम। जर्म सेल, ऊगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम। इतना ही। लेकिन इतनों में ही महिलाओं का काम हो जाता तो संसार पता नहीं कौन से मंगल ग्रह पे पहुंच जाता। ऐसा नहीं है। यहां पे oogenesis एक पूरी थ्योरी को बता रहा है, उसे गौर से सुनना। oogenesis वाला जो प्रोसेस है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत लंबा होता है। oogenesis का परिणाम है ओवम का बनना, और ओवम हमें जब चाहिए जब फीमेल को प्रेगनेंसी अचीव करनी है। फीमेल में oogenesis उनके जन्म से पहले शुरू हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी लाइन है। फीमेल में oogenesis उनके जन्म से पहले शुरू हो जाता है, मतलब एक फीमेल, एक बेबी चाइल्ड का बर्थ हुआ ही नहीं है, उससे पहले उनके अंदर oogenesis शुरू हो गया। यह उस प्रकार की बात है कि एक मदर, एक फीमेल प्रेग्नेंट हुई, और प्रेग्नेंट हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ की होती है, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, 7 महीने बाकी हैं, और उसके गर्भ में, उसके यूटेराइन कैविटी में जो लाइफ सरवाइव कर रही है, जो जीव पल रहा है, वो एक फीमेल चाइल्ड है। माना कि एक प्रेग्नेंट फीमेल के यूटेराइन कैविटी में 2 महीने का बच्चा जो चल रहा है वो एक फीमेल चाइल्ड है, उसमें तभी से oogenesis शुरू हो जाता है। अभी जन्म को 7 महीने बाकी हैं, 7 महीने और लेके जन्म लेगी, जन्म के बाद बचपन आएगा, बचपन के बाद प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी के बाद साइकिल आएगी, साइकिल में 14वां दिन आएगा, उस 14 दिन सेकेंडरी oocyte आएगा। कितना लंबा समय है, लेकिन शुरू कब कर दिया? जन्म से पहले। सलाम है इस फीमेल के डेडिकेशन को जो इतना पहले से प्रिपेयर कर रही है। मेल पुरुष एकदम नालायक, बिल्कुल। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बोलेगा? पढ़ेंगे जब बताऊंगा कि क्या चाहिए? स्पर्म चाहिए। तो वो ये बोलेंगे कब चाहिए? प्यूबर्टी के बाद। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होता है। तो मेल इतना लंबा समय झेल सकते नहीं है, इतनी लंबी मेहनत कर सकते भी नहीं है, तो उनमें वो प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। वो थोड़े डेढ़ साने होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई चाहिए कब? प्यूबर्टी के बाद। तो काम भी कब करेंगे? प्यूबर्टी के बाद। पर फीमेल ऐसे नहीं है, फीमेल को भी पता है ओवम कब चाहिए? प्यूबर्टी के बाद। लेकिन कार्रवाई कब शुरू कर दी? खुद के जन्म से पहले। तो oogenesis के अंदर स्टेप वही 4 आएंगी, नाम वही 5 आएंगे। फर्क क्या पड़ रहा है? यह प्रोसेस शुरू हो गया बहुत पहले। कितना पहले? जब बच्चे का जन्म हो गया था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। जन्म को कितने महीने बाकी थे? अभी 7 महीने बाकी थे। उसकी मम्मी को प्रेग्नेंट हुए कितने महीने हुए थे? सिर्फ 2 महीने हुए थे। तो आइए पढ़ते हैं इस oogenesis के उन स्टेप्स को। फिक्स है, सबसे पहले वही आएगा अपने पास जो आपको बताया गया। प्रोसेस को शुरू कौन करता है? जर्म सेल। ये जर्म सेल oogenesis में पढ़ रहे हैं तो टेस्टिस की है या ओवेरी की? ओवेरी की है। और ये काम कब शुरू हो रहा है? बच्ची के जन्म से पहले या जन्म के बाद? बच्ची के जन्म से पहले। बच्ची के जन्म से कितने पहले? 7 महीने पहले। या जब फीमेल कितने प्रेग्नेंट है? 2 महीने की। तो वीक में बताएं तो इनके नंबर टाइम हो गया 8 वीक। 8 वीक पे सबसे पहले जर्म सेल ने काम करना शुरू किया। नंबर 1 परफॉर्मा याद करें और आगे धड़ाधड़ बढ़ें बेझिझक। जर्म सेल में कौन सा डिवीजन होता है? आपको पढ़ाया है मैंने। जर्म सेल में कौन सा डिवीजन होता है? डिवीजन का नाम लिखना है तो आप बोल देंगे वहां पे डिवीजन होता है भैया माइटोसिस।
जर्म सेल से कौन सी सेल बनती है? परफॉर्मा याद करें, स्पेशल सेल। स्पेशल सेल का नाम हमारे पास यहां पे क्या होने वाला है? नाम लिख दिया आपने, ऊगोनिया। तो जर्म सेल और जर्म सेल से क्या बन गया? ऊगोनिया। अब आगे, ये डिवीजन हुआ है माइटोसिस। ऊगोनिया फीमेल की बॉडी में कब बन के तैयार है? तो ये भी जन्म से पहले ही तैयार है, और इनके लिए वीक बताए जाएं तो ये तैयार हो जाते हैं लगभग 20 वीक पे। 20 वीक, बच्चे का जन्म नहीं हुआ, फीमेल को प्रेग्नेंट हुए सिर्फ 20 वीक हुए हैं, बच्चा गर्भ के अंदर ही है। जब प्रेगनेंसी 20 वीक की है तो उस फीमेल चाइल्ड की ओवेरी में क्या बन चुके हैं? ऊगोनिया बन चुके हैं। और उस ऊगोनिया की संख्या कितनी है? तो संख्या भी बताई जाती है, संख्या बोर्ड पे लिख देता हूं मैं। संख्या है 5 से 7 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इसलिए इस लाइन का मतलब है 50 से 70 लाख। ऊगोनिया जो कोशिका है उसकी संख्या है 50 से 70 लाख। एक नई चीज और ऐड करनी हो तो आपको बता दूं, यहां पे डिवीजन माइटोसिस है, तो जर्म सेल हमारे पास कैसी थी? 2n थी। तो हमारे पास ऊगोनिया भी कैसा होगा? 2n होगा। सिर्फ बोर्ड पे अभी एक स्टेप पूरी हुई है। ओ जनस को शुरू करने वाला जर्म सेल। जर्म सेल कहां की? ओवरी पे। काम कब शुरू? 8 वीक की प्रेगनेंसी पे शुरू। उसमें डिवीजन कौन सा हुआ? माइटोसिस हुआ। बनने वाली सेल स्पेशल सेल, नाम क्या है? ऊगोनिया। कब बन गई? 20 वीक पे। कितनी बनी? 50 से 70 लाख। आप मुझे बता दें, परफॉर्मा याद करें, अगला काम क्या होगा? स्पेशल सेल से क्या बनती है? प्राइमरी सेल। देखा था अपने परफॉर्मे को, आप एक बार फिर से देख सकते हैं, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये रहा वो। जर्म सेल, स्पेशल सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, मैच्योर सेल। तो अब अपन आ गए किस पे? स्पेशल सेल पे। इससे क्या बनेगी? प्राइमरी सेल। डिवीजन कौन सा? माइटोसिस। तो आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को आगे लेकर के जाते हैं। तो हमारे पास चीज क्या आ रही है? देखो दोस्तों, यहां पे अपन ने एक लाइन और आगे बढ़ाई, और लाइन पे वापस से डिवीजन का नाम क्या लिख दिया? माइटोसिस। माइटोसिस लिखने के बाद अब की बार हमारे पास कौन सी सेल बनेगी? अब की बार हमारे पास सेल बनेगी प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल अपन पढ़ रहे हैं oogenesis, तो उसका नाम क्या होगा? प्राइमरी oocyte। ये आ गया प्राइमरी oocyte। अब इसके बारे में नॉलेज लीजिए। ये जो प्राइमरी oocyte है ये कब बन के तैयार हो जाती है? तो ये हमारे पास बन के तैयार हो जाती है 9 मंथ पे। 9 मंथ का मतलब है प्रेगनेंसी लगभग पूरी हुई है, बच्ची का जन्म होने वाला है, 9 महीने पे बनके हमारे पास तैयार हो गई है प्राइमरी oocyte। इनकी संख्या देखें, इनके नंबर बताए जाते हैं 20 लाख या 2 मिलियन। अपन पहुंच गए हैं प्राइमरी सेल तक। परफॉर्मे के अकॉर्डिंग जितना बताया गया वहीं तक पहुंचे हैं, प्राइमरी सेल तक। तो प्राइमरी सेल जो बनी है हमारे पास यहां पे, क्योंकि oogenesis चल रहा है तो सेल का नाम आ गया है प्राइमरी oocyte। टाइम है 9 मंथ, संख्या है 20 लाख। जैसा मैंने बताया कि oogenesis सरल भाषा में आराम से 5 शब्दों में पूरा हो सकता था, लेकिन oogenesis फीमेल में बहुत लंबा टाइम कंज्यूम करता है। तो थोड़ी अटेंशन तो हम इसे दे सकते हैं जब इसने खुद ने इतना समय लिया है, और अटेंशन सिर्फ इतनी देनी है कि बनने वाली कोशिकाओं के नंबर और उनका समय आपको बताना है कि सबसे पहले ये काम कौन से वीक पे शुरू हुआ? 8 वीक पे शुरू हुआ। शुरू होकर इसने क्या बनाया? ऊगोनिया बनाया। ऊगोनिया कौन से वीक पे बनाया? 20 वीक पे बनाया। कितने संख्या बनाई? 5 से 7 मिलियन बनाए। उस ऊगोनिया ने क्या बनाया? प्राइमरी oocyte बनाया। और प्राइमरी oocyte कब बन के तैयार है? 9 मंथ पे, और संख्या कितनी है? 20 लाख। तो अब हमारे पास प्राइमरी oocyte बन के तैयार है। प्राइमरी oocyte बन के तैयार है जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी हुई है, या जब फीमेल का जन्म होने वाला है। तो कहने का मतलब, जिस भी घर में जिस भी प्रेग्नेंट फीमेल को कन्या का जन्म होता है, यदि आपके घर में कन्या का जन्म हुआ है तो वो फीमेल चाइल्ड ऑलरेडी अपनी ओवरी के अंदर 20 लाख प्राइमरी oocyte को लेकर पैदा हुई है। जी हां, एक नवजात शिशु यदि फीमेल चाइल्ड है तो उसकी ओवरी में 20 लाख प्राइमरी oocyte अवेलेबल है। अब आगे प्राइमरी oocyte से क्या बनाना है? सेकेंडरी oocyte। तो अब यहां पे बड़े ध्यान से रुकेंगे और चीज को सुनेंगे। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, बड़ी सिंपल सी लाइन है। लेकिन सेकेंडरी oocyte फीमेल की बॉडी में अपन ने कब देखा था? जब
मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्राफियन फॉलिकल बना था। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्राफियन फॉलिकल नहीं बना था, हमें सेकेंडरी oocyte नहीं दिखा था। और वो कब बना था? 12वें दिन बना था। और अभी क्या कंडीशन है? अभी बच्ची का जन्म हुआ है। तो यहां पर एक लॉजिकल बात है कि क्या हमें अभी सेकेंडरी oocyte देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो सेकेंडरी oocyte हमें कब देखने को मिलेगा? जब साइकिल का 12वां दिन होगा। क्या अभी बच्ची को साइकिल आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि अभी बच्ची का जन्म हुआ है। बच्ची को साइकिल कब आएगी? प्यूबर्टी पे। साइकिल कब आएगी? प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी लगभग मतलब 12-13 साल बाद। तो यहां पर oogenesis सोचता है कि मैंने इतना पहले काम शुरू किया, जन्म से पहले काम शुरू किया, और अब काम को आप रुकवा रहे हो। क्यों रुकवा रहे हो? क्योंकि सेकेंडरी oocyte तो प्यूबर्टी पे मिलेगा, और अभी बच्ची का जन्म हुआ है, बीच में लंबा गैप है 12-13 साल का। तो ये काम अब रुक जाएगा। जी हां, oogenesis अब रुक जाएगा। वो क्यों रुक जाएगा? क्योंकि सेकेंडरी oocyte की आवश्यकता अभी नहीं है। जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी, जब तक साइकिल नहीं आएगी, साइकिल का 12वां दिन नहीं आएगा, तब तक प्राइमरी oocyte ऐसा ही पड़ा रहेगा, और ये ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो इस चीज को अपन क्या बोलेंगे? ये काम रुक गया, काम आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसी लाइनें कहलाती है काम का रुक जाना, अरेस्ट। अरेस्ट फेज। जी हां, ये अरेस्ट फेज आ गई। बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि oogenesis वाला काम लगातार धड़ाधड़ चलता रहता है या बीच में रुक जाता है। तो जवाब देंगे रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहां पर सेकेंडरी oocyte नहीं था। और ये कब से कब तक रुका रहेगा? तो उसका जवाब भी आप लोग दे सकते हैं दोस्तों, कि हमारे पास बन तो कब गए थे? जब बच्ची ने जन्म लिया। लेकिन हमें रोका कब तक गया? जब तक हमें क्या नहीं आ जाए? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आएगी, साइकिल आएगी, साइकिल में 12वां दिन आएगा, 12वें दिन ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, तब जाकर के काम पूरा होगा। तो यहां पे अरेस्ट फेज आ गई। अरेस्ट फेज ऑफ oogenesis। ये एमसीक्यू बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कैटेगरी के अंदर आता है कि अरेस्ट फेज कब से कब तक होती है। जवाब देना है बर्थ से प्यूबर्टी। चलिए, प्राइमरी oocyte सोच भी रही है, मैं जबरदस्ती अभी बनके तैयार हो गई, कोई मतलब नहीं है, अरेस्ट फेज लग गई। यहां और सवाल बनेंगे कि यदि यह काम रुका नहीं होता, यह धड़ाधड़ चल रहा होता, तो परफॉर्मा को याद कर लो। प्राइमरी सेल से क्या बनता? सेकेंडरी सेल। प्राइमरी oocyte से क्या बनता? सेकेंडरी oocyte। डिवीजन कौन सा चलता? मियोसिस फर्स्ट चलता। तो क्या यहां पे मियोसिस फर्स्ट पूरा हो गया? नहीं हुआ। हो जाता तो सेकेंडरी बन जाती। तो आपसे पूछेगा अरेस्ट फेज कौन से डिवीजन में होती है, तो वहां आप उसको जवाब देना, वो होती है मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट पूरा हो गया या रुक गया? मियोसिस फर्स्ट रुक गया, अरेस्ट हो गया। अब बात करें थोड़ी सी और यहां पे डिटेल की, तो इसके अंदर भी नाम आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे नाम चलते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी प्रोफेज फर्स्ट तक का काम हो गया था और उसके बाद मामला अटक गया था। तो मियोसिस के अंदर भी बात करें, कहां तक का काम हो गया? प्रोफेज फर्स्ट। क्या इससे आगे गाड़ी बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो आपके पास ये चीज। तो देखिए दोस्तों, छोटी सी 5 लाइन में दिखने वाली चीज में कितनी सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड पर आ गई है। और ना केवल इंफॉर्मेशन आई है, हमारे एमसीक्यूज को भी लेकर के आई है। जी हां, उन एमसीक्यूज को भी लेकर के आई है जो आज ही के लेक्चर के डिस्कशन में आपसे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस सेशन के तौर पे किए गए थे। क्या हुआ है अभी तक? अभी तक हमारे पास कितनी स्टेप पूरी हुई है? 3 स्टेप पूरी हुई है। पहली स्टेप कौन सी पूरी हुई है? जर्म सेल से oogonia बनना। दूसरी कौन सी हुई है? oogonia से प्राइमरी oocyte बनना। और फिर आ गई हमारे पास अरेस्ट फेज। अब आगे बात करते हैं। रुक गए, अरेस्ट फेज पूरी हो गई, 12-13 साल जिंदगी के निकल गए, बच्ची का पूरा बचपन निकल गया, अब वो प्यूबर्टी में आ गई। प्यूबर्टी में आ गई तो जी हां, अब हमारे पास डिवीजन हो सकता है। तो यहां पे ये प्राइमरी oocyte लिखा है और मैं वापस से यहां बोर्ड पे दोबारा मेंशन करता हूं प्राइमरी oocyte। आप पूछ सकते हैं, आपका हक बनता है कि मार्ट साहब प्राइमरी oocyte को 2 बार क्यों लिखा जा रहा है?
प्राइमरी oocyte को नीचे भी लिखा और प्राइमरी oocyte को मैंने दोबारा ऊपर लिख दिया। ये प्राइमरी oocyte वो थी जो जन्म के समय बनी थी, और ये प्राइमरी oocyte वो है जो अरेस्ट फेज के बाद है। मतलब प्राइमरी oocyte ओवरी में पड़ी हैं और पिछले 13 साल से पड़ी हैं। 13-14 साल बाद जब प्यूबर्टी आएगी तो प्राइमरी oocyte काम करेगी। फर्क क्या पड़ेगा, जब 12-13 साल पहले प्राइमरी oocyte बनी थी तब उनकी संख्या 20 लाख थी, और 12-13 साल इंतजार करते करते उन 20 लाख में से हमारे पास प्यूबर्टी में सिर्फ कितनी बची हैं? 4 लाख बची हैं। बेचारी 16 लाख इंतजार नहीं कर पाई। हर किसी के बस में नहीं होता आसानी से किसी का इंतजार कर पाना। इंतजार वही करते हैं जिनकी मंजिल पे निगाहें टकाटक गड़ी रहती हैं। तो आ जाते हैं इस प्राइमरी oocyte पे जिनकी संख्या 4 लाख है। अब वापस से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। प्राइमरी oocyte के अंदर डिवीजन पूरा हो जाएगा। जी हां, वही डिवीजन पूरा होगा जो 13 साल के लिए रुक गया था। यह भी बेचारा बहुत गुस्से में खाल खाए बैठा है कि 13 साल वेट कर रहा था। बता दीजिए फटाफट से, जब भी प्राइमरी सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या बनेगी? सेकेंडरी सेल बनेगी। और हमारे पास कौन रिलीज हो गया? सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte वही है जो हर महीने फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा रिलीज होता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है महीने में एक बार, और उससे सेकेंडरी oocyte निकलता है सिर्फ एक। इस प्रकार एवरेज कैलकुलेशन करी जाए तो पूरी लाइफ में फीमेल को साइकिल आती है मैक्सिमम 400 बार। तो सेकेंडरी oocyte के नंबर भी कितने हो सकते हैं? 400। अब देखिए, एक बार गौर कीजिएगा संख्याओं पे। जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो हम थे 50 से 70 लाख। जब हम आगे बढ़े तो हमारी संख्या रह गई 20 लाख। जब हम जवान हुए हमारी संख्या रह गई 4 लाख। जब हम हर महीने निकले तो हमारी संख्या रह गई 400। तो लगातार अंडों की संख्या ज्यादा होती जा रही है या कम होती जा रही है? लगातार संख्या कम होती जा रही है। आए थे 50-70 लाख, उसके बाद 20 लाख, उसके बाद 4 लाख, उसके बाद 400। लगातार संख्या कम होती जा रही है। इसीलिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है जो ईएसआईसी के अंदर पूछा भी गया है। ईएसआईसी मार्च 2019 के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है कि इस oogenesis में सामने बोर्ड पे आपके टीचर ने आपको oocyte की बहुत सारी संख्या दिखाई है, तो आप मुझे बताइए सर्वाधिक संख्या कितनी थी और किसकी थी? तो सर्वाधिक संख्या थी हमारे पास शुरुआत में 50 से 70 लाख, और किसकी थी? ऊगोनिया की। तो मैक्सिमम नंबर ऊगोनिया का होता है, और किस समय होता है? 20 वीक पे होता है। यह भी एमसीक्यू है। फिलहाल सेकेंडरी सेल आई है। एक बार परफॉर्मा फिर से दिमाग में मेमोराइज करके, ज्यादा मेमोराइज नहीं हो तो वापस टीप लो। क्या हमारा oogenesis पूरा हो गया? क्या अभी तक जो oogenesis पढ़ा है वो पूरा हो गया? हमारे पास पूरा नहीं हुआ, क्योंकि परफॉर्मा बोलता है पूरा तब होता है जब लास्ट में क्या बनती है? मैच्योर सेल। मैच्योर सेल मतलब क्या बनना चाहिए? ओवम बनना चाहिए। कौन सा डिवीजन बाकी है? मियोसिस सेकंड। इस लाइन में देख लीजिए अभी तक कौन सा डिवीजन हुआ है? मियोसिस फर्स्ट। क्या बाकी है? मियोसिस सेकंड। तो क्या मियोसिस फर्स्ट आसानी से हो गया था कि आपको इंतजार करवाया था? मियोसिस फर्स्ट आसानी से हो गया था या वेट करवाया था? वेट करवाया था। कितना वेट करवाया था? अरेस्ट फेज जितना वेट करवाया था, लगभग 12-13 साल का वेट करवाया था। तो जब फर्स्ट ही ऐसा है तो पहले दिमाग लगा लो कि सेकंड भी लल्लू तो होने वाला नहीं है, वो भी वेट कराएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। हर महीने हर फीमेल हर साइकिल के 14वें दिन सेकेंडरी oocyte निकालती है। वो सेकेंडरी oocyte जो साइकिल में मैंने आपको बताई 12 से 24 घंटे के लिए ही बनती है। 12 से 24 घंटे के बाद सेकेंडरी oocyte एक कोशिका है, अपने आप ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तो यहां भी आपको अटेंशन देना है कि ये सेकेंडरी oocyte के अंदर इसका फ्यूचर डिपेंड करेगा स्पर्म पे। सेकेंडरी oocyte में डिवीजन होना बाकी है मियोसिस सेकेंड। यदि मैं यहां मार्क करूं और लिखूं मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड ही हमारे oogenesis की लास्ट शर्त होगी।
तो मियोसिस सेकंड सेकेंडरी oocyte में होगा या नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये डिपेंड करेगा इस महाराज पे जिसका नाम क्या है, स्पर्म। बिल्कुल ठीक बात है। यदि स्पर्म आएगा तो ही मियोसिस सेकंड पूरा होगा। स्पर्म के आने का मतलब क्या, बड़ा लॉजिक है, ध्यान से सोचिएगा। फीमेल में सेकेंडरी oocyte कौन से दिन निकलता है, 14वें दिन, और 14वें दिन सेकेंडरी oocyte को मियोसिस सेकंड करवाना है तो क्या आना चाहिए, स्पर्म। रात को अंधेरे में कोने में बैठ के सोचिएगा क्या होगा यदि एक फीमेल की बॉडी में 14वें दिन शरीर में स्पर्म होगा। 14 दिन के अलावा और कभी स्पर्म हो तो खास बात नहीं है, लेकिन 14वें दिन यदि स्पर्म होगा, जिस दिन ऑलरेडी उसके बॉडी में सेकेंडरी oocyte है, तो उस दिन बहुत बड़ा कांड होगा। वहां पे प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल, सेकेंडरी oocyte के ऊप्लाज्म से जब स्पर्म मिलता है तभी वहां पे मियोसिस सेकंड पूरा होता है और रिजल्ट के तौर पे बन जाता है ओवम। और ये ओवम बहुत ही कम समय के लिए रहता है। बड़ी लॉजिकल बात है, ये ओवम जो बना है बहुत ही कम समय के लिए होगा, क्योंकि ये सोचने वाली बात है 14वें दिन जब सेकेंडरी oocyte और स्पर्म आपस में मिल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte और स्पर्म आपस में मिल रहे हैं, तो वहां पे फर्टिलाइज हो जाएगा और फर्टिलाइज होकर के ये ओवम इमीडिएट कन्वर्ट हो जाएगा जायगोट में। तो ओवम तो सिर्फ एक कल्पना मात्र है जो बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, बन जाएगा जायगोट। एक बार बोर्ड पे मेंशन oogenesis के सारी स्टेप्स को आप गौर से देख लीजिए। बहुत सारे एमसीक्यू का समावेश इसने अपने अंदर कर रखा है, उन सभी को बताएंगे और फिर उसके अलावा सिर्फ उन एग्जैक्ट एमसीक्यू को भी याद करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक करके पूरी बात सुनिए, पूरा रिवीजन। oogenesis परफॉर्मा भी याद रखना है। शुरुआत कौन करेगा, जर्म सेल। ये रही कितने वीक पे, 8 वीक पे। डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। बनने वाली सेल का नाम ऊगोनिया। ऊगोनिया कब बनता है, 20 वीक पे। कितना बनता है, 50 से 70 लाख। ऊगोनिया में डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte कब बनेगा, 90वें महीने पे। संख्या कितनी होगी, 20 लाख। अभी तक डिवीजन कौन सा चल रहा है, माइटोसिस। तो चाहे ऊगोनिया हो चाहे प्राइमरी oocyte हो, एन होंगे या 2n, 2n होंगे। एक घर में एक बच्ची का जन्म होता है तो जन्म लेते ही उस बच्ची की ओवरी के अंदर क्या पड़े होते हैं, 20 लाख प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से क्या बनना है, सेकेंडरी oocyte। पर वो कब बनेगा, प्यूबर्टी के बाद। तब तक काम चलता रहेगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। रुकने का नाम अरेस्ट फेज। अरेस्ट फेज कब से कब तक, जन्म से जवानी तक। अरेस्ट फेज कब से कब तक, जन्म से जवानी तक, बर्थ टू प्यूबर्टी। काम चल रहा है या रुक गया, रुक गया। कौन सा डिवीजन रुक गया, मियोसिस फर्स्ट। उसमें भी कौन सा होने वाला था, प्रोफेज फर्स्ट। जैसे ही जवानी आई, प्यूबर्टी आई, डिवीजन पूरा हुआ, मियोसिस फर्स्ट। क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। पहली बार जीवन में कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है। मियोसिस फर्स्ट के होते ही मतलब अब की बार सेल कैसी बनेगी, पेयर या अनपेयर, अनपेयर। तो सेकेंडरी oocyte जो हमारा होता है वो n होता है या 2n होता है, n होता है। ये सेकेंडरी oocyte क्या है, हर महीने फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन निकलने वाली सेल है। और इस सेल के अंदर मियोसिस सेकंड होगा या नहीं होगा, होगा। यदि कौन होगा, स्पर्म। स्पर्म आता है तो सेकेंडरी oocyte ओवम में चेंज होगा। स्पर्म नहीं आता है तो सेकेंडरी oocyte 12 से 24 घंटे बाद मर जाएगा। यहां पे और सोच सकते हैं, क्या हर महीने फीमेल को साइकिल आती है, जी आती है। क्या हर महीने फीमेल ओवुलेट करती है, जी करती है। क्या हर महीने फीमेल प्रेग्नेंट होती है, कैसा मजाक कर रहे हो। तो क्या हर महीने सेकेंडरी oocyte 12 से 24 घंटे बाद मर जाती है, जी हां बिल्कुल मर जाती है। एक फीमेल की पूरी जिंदगी में 400 बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, 400 सेकेंडरी oocyte निकलती है, 12 से 24 घंटे इंतजार करने के बाद वो मर जाती है, बिल्कुल मर जाती है, क्योंकि वहां पे स्पर्म नहीं था। स्पर्म आने का मतलब है प्रेग्नेंट हो जाना।
स्पर्म आने का मतलब है 14वें दिन प्रेग्नेंट हो जाना। बिल्कुल स्पर्म महीने के किसी और दिन आएगा तो हंसता खेलता हुआ पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगा, लेकिन ये फीमेल की बॉडी में 14वें दिन आएगा तो धुआंधार धमाके छोड़ के जाएगा, तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो यदि एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में, यदि एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में प्रेग्नेंट नहीं होती है, मतलब उसके शरीर में 14वें दिन स्पर्म नहीं आया था, तो जीवन भर उसमें सिर्फ सेकेंडरी oocyte ही निकलेगा, कभी ओवम के दर्शन नहीं होंगे। ओवम इज इक्वल टू वीआईपी आदमी लाइक के इंडिया प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी की बात चल रही है। यदि एक फीमेल अपनी पूरी बॉडी के पूरी लाइफ में प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसके शरीर में स्पर्म 14वें दिन आया ही नहीं, तो मियोसिस सेकंड नहीं हुआ। मियोसिस सेकंड का होना, ओवम के दर्शन होना किस पे डिपेंड है? स्पर्म पे डिपेंड है। स्पर्म है तो मियोसिस से सेकंड कंप्लीट होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन oogenesis को लेके आपको दी गई है। इससे बनने वाले 3 धुआंधार एमसीक्यू अब मैं बोल रहा हूं, उन्हें सुनेगा। एमसीक्यू नंबर 1, oogenesis के अंदर सर्वाधिक संख्या कब देखी गई? oogenesis में सर्वाधिक संख्या कब देखी गई? जवाब देंगे 20 वीक पे। सवाल नंबर 2, oogenesis में अरेस्ट फेज कब से कब तक की होती है? oogenesis में अरेस्ट फेज कब से कब तक की होती है? जवाब देंगे बर्थ से प्यूबर्टी, जन्म से जवानी। लाइन नंबर 3, oogenesis का अंतिम चरण, फाइनल स्टेप किस पे डिपेंड होता है? स्पर्म के आने पे। मियोसिस सेकंड होगा या नहीं होगा? स्पर्म के आने पे। स्पर्म होगा तो मियोसिस सेकंड होगा, नहीं आएगा तो मियोसिस सेकंड नहीं होगा। ये बात रही oogenesis के लिए। इसी oogenesis में एक रोल बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे देखिएगा। पोलर बॉडीज को लेकर के हल्की सी इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं। इस लाइन से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नाम है प्राइमरी oocyte, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जब मियोसिस होता है। आप मुझे बताइए प्राइमरी oocyte के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? पूरा पढ़ लिया है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो सेल कितनी बनेंगी? 2। तो यहां पर भी 2 सेल बनती हैं, और वो जो 2 सेल बनती हैं उनमें एक सेल होती है सेकेंडरी oocyte और एक बनती है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का फंक्शन अपन बताएं तो कह सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि सेकेंडरी oocyte भी फीमेल में पूरे महीने में एक ही बनती है, और वो भी 12 से 24 घंटे के लिए। बड़ी नखरे वाली है, पहले ही तो बोलेगी महीने में एक बार ही आऊंगी, वो भी 12 से 24 घंटे के लिए। तो जितनी भी देर के लिए अवेलेबल है, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और न्यूट्रिशन देने वाली सेल कौन सी है? पोलर बॉडी। ये यहां तक की बात। अब हमने सभी जनों ने गौर से देखा कि इसके बाद कौन सा डिवीजन होना बाकी है? मियोसिस सेकंड। और मैं बोल रहा हूं मियोसिस सेकंड होगा या नहीं होगा किस पे डिपेंड करता है? स्पर्म पे। और स्पर्म आ जाता है तो फीमेल क्या हो जाती है? प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट का मतलब हो जाता है फर्टिलाइज। मियोसिस सेकंड हो गया तो कहेंगे कंडीशन फर्टिलाइज। मियोसिस सेकंड नहीं हुआ तो कहेंगे कंडीशन अनफर्टिलाइज, क्योंकि मियोसिस सेकंड का मतलब है स्पर्म का आना। तो स्पर्म आ गया तो कंडीशन फर्टिलाइज, स्पर्म नहीं आया तो कंडीशन अनफर्टिलाइज। मियोसिस सेकंड नहीं हुआ तो कंडीशन अनफर्टिलाइज, और हो गया तो कंडीशन फर्टिलाइज। तो जब यदि ऐसा हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte से और पोलर बॉडी से स्ट्रक्चर जो बनेंगी, नाम देखिएगा उनके। यहां स्ट्रक्चर बनेगी अपने पास में ओवम, यहां स्ट्रक्चर बनेगी ओवम, और वापस से एक बन जाएगी पोलर बॉडी, और यहां पे पोलर बॉडी से वापस से 2 बन जाएंगी पोलर बॉडी। तो कुल मिलाकर के यहां पे कह सकते हैं अपन कितनी पोलर बॉडी? 3 पोलर बॉडी। यहां पे कितनी पोलर बॉडी? 1 पोलर बॉडी। बात को समझिए और सवाल को सुनकर के जवाब धड़ाधड़ दे दीजिए। कंडीशन क्या बोल रही है? ये वही वाली बात है जो मैंने आपको सिखाया था मियोसिस के अंदर। मियोसिस में अपन ने देखा था
कि एक से कितनी सेल बनती है? 4 बनती है। जी हां, बिल्कुल यहां पर भी 4 बन रही है, पर मजे वाली बात है उन 4 में से 3 पोलर बॉडी है और सिर्फ एक हमारे पास कौन है? O1। सवाल एमसीक्यू बनता है, उसे गौर से सुनिएगा, डिपेंड करता है कि पोलर बॉडी के नंबर। आप तो सवाल बने कि यदि पोलर बॉडी की संख्या 1 है, यदि पोलर बॉडी की संख्या 1 है तो कंडीशन फर्टिलाइज है या अनफर्टिलाइज? अनफर्टिलाइज। मतलब मियोसिस सेकंड हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। यदि पोलर बॉडी की संख्या 1 ना होकर के 3 है, 3 मतलब वहां पे कंडीशन कैसी है? फर्टिलाइज, मियोसिस सेकंड हो गया। तो हर महीने फीमेल को नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में मियोसिस सेकंड पूरा नहीं होता है। इसका मतलब हर महीने 14वें दिन सिर्फ कितनी पोलर बॉडी बनती है? 1 पोलर बॉडी बनती है। हर नॉर्मल फीमेल को हर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सिर्फ 1 पोलर बॉडी बनती है, और इन केस वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बनने वाली पोलर बॉडी की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। तो पोलर बॉडी के नंबर या तो 1 ही होगा या 3 होगा। यदि वो 1 है तो कंडीशन अनफर्टिलाइज, यदि वो 3 है तो कंडीशन फर्टिलाइज। दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। आप देखेंगे oogenesis के अंदर कितना सारा एक्सप्लेनेशन हुआ, कितनी सारी बातें बताई गई, कितनी सारी जानकारियां दी गई, कैसे कैसे संख्याएं बदलती गई, समय आता गया, समय निकलता गया, कंडीशन पे कंडीशन आती रही। ये सब oogenesis में। जो बात करें हम oogenesis के बाद में इसकी, तो ये नाम अपन लिखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसा मैंने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब पुरुषों वाला काम। पुरुषों वाला काम मतलब बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी मेहनती नहीं है, आलसी है, नालायक है, गधे हैं सारे के सारे, बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। महिलाओं की तरह नहीं है कि जन्म से पहले शुरू हो जाएंगे, जन्म लेके शुरू हो जाएंगे, 13 साल इंतजार करेंगे, फिर वेट करेंगे, कुछ नहीं करते, धड़ाधड़ 2 मिनट में काम तमाम, अदरवाइज मत लेके जाना। बिल्कुल वही रूल फॉलो होगा। यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, चुटकी बजाते ही काम होने वाला है। सिर्फ एक नई चीज आपको जाननी है जो मैं इसके अंदर दूंगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो आप बोलते हैं अपने पास वापस उसी पैटर्न में शुरुआत किससे हो जाएगी? जर्म सेल से। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जर्म सेल से कौन बनेगा? स्पेशल सेल। वहां स्पेशल सेल थी oogonia, यहां पे स्पेशल सेल कौन सी हो जाएगी? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में फिर से डिवीजन चलेगा, फिर से डिवीजन चलेगा, तो कौन बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वहां पे कौन बनता था? प्राइमरी oocyte। ये लीजिए, ये बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बात करें इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे? 2 बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पे मेल बिल्कुल भी वेट नहीं करवाता, जो आप सोच रहे हैं सारा काम वैसे होता जाता है। और लास्ट में और बात कर लें तो यहां पे ये 2 सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट हैं, लास्ट में 4 क्या बना के देंगे? स्पर्मेटिड। ये लाइन अब यहां पे बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं, सारी चीज याद है तो क्विक रिवीजन में आ सकता है कि जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन कौन सा था? माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी डिवीजन कौन सा? माइटोसिस। प्राइमरी से सेकेंडरी डिवीजन कौन सा? मियोसिस फर्स्ट और ये मियोसिस सेकंड। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर बिल्कुल भी बहुत बड़ा रेशनल लॉजिकल चीजें नहीं है। यहां जो इंपॉर्टेंट वन चीज है सिर्फ उस पर फोकस कर लेते हैं। यह बोलेगा कि सिर्फ मेरी टर्मिनोलॉजी पे आ जाओ और नाम जान जाओ। कभी आप इसे बोलते हैं स्पर्म, कभी कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, और एक नाम सामने मैंने बोर्ड पर लिख दिया स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर लास्ट में जो बनता है वो स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटोजोआ नहीं मिला। स्पर्मेटोजोआ के दर्शन करने हैं तो इस स्पर्मेटिड के अंदर अपन पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन, और उस मॉडिफिकेशन का नाम क्या होता है? उस मॉडिफिकेशन का नाम है, गौर कीजिएगा, इसके अंदर गौर करने के लिए एक ही चीज है बस, भगवान ने इसको एक ही चीज दी है जिस पे आप गौर कर सकते हैं, और वो नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। यहां देखिए अटेंशन, हेडिंग का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस
और ये अपने बारे में बोल रहा है, एक बात ध्यान से दे लीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस जब कंप्लीट होता है तो बनने वाली स्ट्रक्चर वही है जिसका अपन कर रहे हैं दोहरान, नाम आ गया स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको दो टर्म के बारे में जानकारी दे करके जाएगा। नंबर 1 एक टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस और नंबर 2 एक टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगा तो कहां से कहां तक? जर्म सेल से स्पर्मेटिड। जब स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगा तो जर्म सेल से स्पर्मेटिड, और जब स्पर्मियोजेनेसिस चलेगा तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना ही कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस से बनती है कंडीशन स्पर्मेटोजोआ। तो ये था आज का कंप्लीट लेक्चर गैमेटोजेनेसिस, जिसका अपना पूरा टारगेट था, मोटो था, दोनों प्रकार के गैमेट्स को तैयार करना। एक प्रकार के क्विक रिवीजन में सब चीजों को वापस देख लीजिए। क्या अपन ने बात करी? गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि गैमेट कहते किसे हैं, नाम थे स्पर्म और ओवम। सेल डिवीजन की मदद लेकर सिखाया गया कि गैमेट बनाने होते हैं तो डिवीजन चलता है, मियोसिस। मियोसिस चलता है तो एक से बनती है 4 कोशिकाएं। मियोसिस होता है 2 स्टेप में, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, और वास्तव में क्रोमोसोम अनपेयर हो जाते हैं मियोसिस फर्स्ट के अंदर। तो गैमेट्स आर डिफाइंड एज अनपेयर सेल रिजल्ट फ्रॉम मियोसिस। आगे मैंने बोला दोनों को पढ़ने के लिए धारण कर लीजिए परफॉर्मा। परफॉर्मा बोल रहा है 5 नाम है, जर्म सेल, स्पेशल सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, मैच्योर सेल। 4 स्टेप है, डिवीजन 2 स्टेप में माइटोसिस, लास्ट वाली में मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। इसी बेस पे अपन ने पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा oogenesis, सामने बोर्ड पर मेंशन, बहुत सारी जानकारी वाला। oogenesis फीमेल में शुरू हो जाता है जन्म से पहले, जबकि हमें अंडा चाहिए जन्म के बाद। इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें देखी गई। इंपॉर्टेंट चीज मैंने सवाल बताई कि सर्वाधिक संख्या कब थी? 50 से 70 लाख वाली 20 वीक पे थी। यह काम लगातार चलता गया या रुक गया? रुक गया। कितने दिन रुक गया? बर्थ से प्यूबर्टी तक रुक गया। और हर महीने हर फीमेल में मियोसिस सेकंड होगा या नहीं होगा? तो गारंटी है कि यदि वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो मियोसिस सेकंड नहीं होगा, और यदि प्रेग्नेंट होती है तभी मियोसिस सेकंड होगा। पोलर बॉडी के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए यहां सामने बोर्ड पे इक्वेशन है कि पोलर बॉडी की संख्या फीमेल के शरीर में या तो मिलेगी 1 या मिलेगी 3। हर महीने फीमेल नॉर्मल है, प्रेग्नेंट नहीं होती है, धड़ाधड़ साइकिल आती है तो संख्या मिलेगी 1। एक कंडीशन बताती है अनफर्टिलाइज को, और यदि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, फर्टिलाइज हो जाती है, तो संख्या आ जाएगी 3। मेल बोलेगा, पुरुष बोलेगा, मैं नाटक नहीं करता, मेरे बारे में देख लो, देखना है तो 2 जानकारी लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है तो मैं आपको बना करके दूंगा स्पर्मेटिड, और आपको स्पर्मेटोजोआ ही चाहिए तो स्पर्मेटिड में करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन। टर्म का नाम होगा स्पर्मियोजेनेसिस। हल्का सा अंतर है एक आधी स्पेलिंग का, लेकिन स्पेलिंग बदलने से जवाब भी बदल जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस एक और लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। हमने ये जो 2 कार्टून बनाए हैं सामने, एक ओवम और दूसरा स्पर्मेटोजोआ, ये दिखाई कैसे देते हैं, और फिर इन्हें करवाएंगे फ्यूज। आज के लेक्चर का टारगेट था सिर्फ इनको प्रोड्यूस करना। स्पर्म बना के ले आओ, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बना के ले आओ, oogenesis। अब बन के आ गए तो बने बनाए तैयार हैं, इनको देख के खुश नहीं होना, इनको मिलाने वाला काम करना है, और मिलाने वाला काम करेंगे अपन अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।